सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या है सीबीआई, आज हम देखेंगे। जब जब इस धरती पर कोई ना कोई जुर्म होता है, अपराध होता है, एक ऐसी घटना जो अपने आप में एक रहस्य बन जाती है और जिसका कोई न्याय नहीं मिल पाता है, और एक ऐसी घटना जो राजनीति पर भी हो सकती है, जो सरकार के किसी भी पदाधिकारी पर भी हो सकती है और किसी भी डिपार्टमेंट में भी हो सकती है, और उस सब की जांच के लिए भारत की एक बहुत ही विश्वासी एजेंसी है जिसका नाम है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यानी ये एक ऐसी एजेंसी है जिसकी स्थापना हमारे देश के आजाद होने से पहले ही हो चुकी है। समय समय के साथ बदलती गई, और कभी क्या नाम था, कभी क्या नाम था, और आज कभी ये दिल्ली पुलिस के अंडर में भी काम करती थी, लेकिन आज सीबीआई अपने आप में एक जांच एजेंसी है, जांच करती है। चाहे कोई हत्याकांड हो जाए, चाहे कोई बम कांड हो जाए, चाहे कोई किसी प्रकार से बड़ी घटना हो जाती है, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर है, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर है, और चाहे वो किसी परीक्षा के स्तर पर है, वहां पर सीबीआई अपना रोल अदा करती है। सीबीआई का इतिहास क्या है, कब सीबीआई की स्थापना होती है, किस बेस पे काम करती है सीबीआई, और सीबीआई का पक्ष क्या कहता है, सीबीआई का विपक्ष क्या कहता है, सीबीआई अपने आप में स्वायत्त कितनी है। ये दो तीन बड़ी बड़ी बातें हैं। आज के इस सेशन में हम यही कवर करेंगे कि सीबीआई क्या होता है। चलिए सेशन की ओर। सबसे पहले हम देखते हैं कि सीबीआई का मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है। यानी सीबीआई कार्मिक विभाग, कार्मिक पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक प्रमुख अन्वेषण पुलिस एजेंसी होती है। यानी इस एजेंसी में भी सिपाही और पुलिस ही काम करते हैं। जिस प्रकार राज्य स्तर पर एसओजी कार्य करती है, उसी तरह से सेंट्रल स्तर पर सीबीआई कार्य करती है। अच्छा, एक बात और बताऊं, ये एक प्रकार की नोडल पुलिस एजेंसी भी है। याद रखना ये बात, नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो इंटरपोल के सदस्य राष्ट्रों के अन्वेषण का समन्वय करती है। समझ में आ रही है बात। यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल कोई भी घटनाक्रम होता है, उसके अंदर सीबीआई अपना रोल अदा कर सकती है। ये सेंट्रल लेवल पर ही नहीं, यदि कोई राज्य स्तर पर कोई घटना हो जाती है, एसओजी से इसके अंदर विफल हो जाती है, तो वहां पर सीबीआई अपना रोल अदा कर सकती है। एक भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी से हटकर सीबीआई एक बहुआयामी, बहु अनुशासनात्मक और केंद्रीय पुलिस अक्षमता, विश्वसनीय और विधि शासन देश का पालन करते हुए जांच करने वाली एक विधि प्रवर्तन एजेंसी है, और यह भारत में कहीं भी अपराधों की अभियोजना कर सकती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सीबीआई केवल सेंटर दिल्ली में ही काम नहीं करेगी, ये भारत के किसी भी कोने से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गोरामाटा गुजरात से लेकर किबिथु अरुणाचल प्रदेश तक, भारत के सभी राज्य, समस्त केंद्र शासित प्रदेश और एक एक क्षेत्र में सीबीआई अपना रोल अदा कर सकती है। हर क्षेत्र में सीबीआई काम कर सकती है जहां पर इसकी जांच करने की बारी आती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि सीबीआई किस प्रकार के मामलों की जांच करती है। स्टार्टिंग में एक वर्ड आपके सामने एसपीई की दो शाखाएं हुआ करती थी। एसपीई क्या आगे आ जाएगा, सामान्य अपराध शाखा, आर्थिक अपराध शाखा। यानी कोई घोटाला होता है, कोई किसी प्रकार से, जैसे मान लो कोई देश के स्तर पर घोटाला हुआ, कोई खजाना था या देश का बजट था, उस आर्थिक मामले पे घोटाला हो जाता है, या कोई अपराध हो जाता है, या कोई त्रासदी हो जाती है, वहां पर भी सीबीआई काम करती है। डीएसपीई अधिनियम के तहत सामान्य अपराध शाखा केंद्र सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उन कर्मचारियों की जांच करती थी जिनके बारे में यह संदेह होता था कि वे रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचारी में लिप्त है, तथा आर्थिक अपराध शाखा और आर्थिक राजकोषीय नियमों के उल्लंघन के विभिन्न मामलों की जांच करती है। इसका मतलब है, यानी मान लीजिए हमारे देश में कोई वैकेंसी आयोजित करवाई जाती है, मान लो राजस्थान में 3rd ग्रेड टीचर की वैकेंसी आयोजित करवाई जाती है, और उसके अंदर मान लो हम राजस्थान के शिक्षा मंत्री या राजस्थान का मान लो कोई भी मंत्री और किसी प्रकार उसमें लिप्त माना जाता है, और संदेह है जनता को, भयंकर वाला संदेह है कि इसने, इसके परिवार, इसका खुद का गिरोह है शिक्षा मंत्री का, जो हमारे यहां पर लगातार काम करके और इस प्रकार फर्जीवाड़ा कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, और फिर क्या होगा, उस पर जांच की जाएगी।
एसओजी की जांच विफल हो जाती है तो वही उस शिक्षा मंत्री पर जांच कौन करेगा? जांच सीबीआई करेगी। चाहे वो राजस्थान का शिक्षा मंत्री हो, चाहे वो यूपी का शिक्षा मंत्री हो, ये एक निष्पक्ष जांच की जाती है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, और ये निष्पक्ष जांच करती है ये। इसके बाद एक रिश्वतखोरी कोई भी है, मान लो कोई भी शिक्षा मंत्री है, मान लीजिए उसका भी कोई ना कोई पारिवारिक लिंक आता है, या मान लो उसको वो अपने बेटे के माध्यम से या किसी संस्था से संस्था चलाकर या सिलेक्शन करवाता है, बड़े बड़े सिलेक्शन करवा देता है, तो उस पर भी सीबीआई जांच हो सकती है। बिल्कुल। प्रतिभूति घोटाले से संबंधित मामलों और आर्थिक अपराधों में वृद्धि होने के कारण कार्य की अधिकता और भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की वजह से 1994 में अलग से एक अपराध शाखा स्थापित की गई थी। देखो सीबीआई तो बहुत पहले से अस्तित्व में है। सीबीआई जो मूल रूप से अस्तित्व में है वो आजादी से पहले जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उस टाइम एक विश्वसनीय पुलिस के रूप में सीबीआई की स्थापना हो गई थी, लेकिन सीबीआई नाम नहीं था। लेकिन ये एक बात कह रहा है कि शाखा की स्थापना कब की जाती है? वो 1994 में की जाती है। इसके बाद देश को सीबीआई की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या रीजन था? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था उस दौरान एक भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए और एक जांच पड़ताल के लिए एक विश्वासी पुलिस फोर्स चाहिए थी। तब वहां पर एक निष्पक्ष जांच के लिए, यानी जो बड़े धनी टाइप के लोग थे, या मान लो जो अपने आप को ब्रिटिश लोग बड़े कहते थे, वो लोग भी अंदर ही अंदर, मतलब वो भी अंदर अंदर घपला कर रहे थे, उनके ऊपर जांच करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही इस एजेंसी की स्थापना की गई थी, जिसे आज हम सीबीआई कहते हैं। 1941 में विशेष पुलिस की स्थापना, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, इसको याद रखना, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, यानी स्पेशल पुलिस फोर्स के रूप में जो अंदर ही अंदर जांच करेगी, यानी सिविल के अंदर होगी, इसकी वर्दी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है कि नॉर्मल सामान्य पुलिस पे विश्वास करना उस टाइम मुश्किल हो गया था। नहीं, ब्रिटिश सरकार के भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जो धनी लोग थे या आधे ब्रिटिश लोग थे वो भी घपलाबाजी कर रहे थे, हर जगह होती है ये। तो उस टाइम इसकी स्थापना की गई थी, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट की स्थापना की गई थी। ओके, युद्ध के बाद, यानी पहला विश्व युद्ध, दूसरा युद्ध हुआ, युद्ध के बाद के वर्षों में एक केंद्रीय जांच एजेंसी की आवश्यकता महसूस की गई। तब 1946 में अस्तित्व के अंदर यह आती है दिल्ली विशेष पुलिस की स्थापना। जो इसका अधिनियम बनाया गया वो 1946 के अकॉर्डिंग बनाया गया था, यानी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो है, इसकी जो जितनी भी एक्ट काम करते हैं आज भी, यानी सीबीआई में आज भी 1946 के अधिनियम के जो रूल और कानून थे वो भी आज भी इसी के अंदर काम करते हैं। अच्छा, अब सुनिए एक खास बात मैं आपको बता देता हूं जरा, क्या खास बात है। इस अधिनियम ने विशेष पुलिस स्थापना की देखरेख गृह विभाग को हस्तांतरित कर दी थी, और इसके कार्यों की परिधि में, इसके कार्य की परिधि में भारत सरकार के सभी विभागों को शामिल कर लिया गया। राज्यों की सहमति से इसे राज्यों में भी लागू किया जाता है। 1963 में दिल्ली पुलिस की स्थापना का नाम बदलकर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर दिया गया। यह बात जरूर याद रखोगे कि सीबीआई का नाम सीबीआई कब पड़ा। इसको स्टार्टिंग में डीपीएसई बोलते थे, याद रखना है, सॉरी एसपीई इसको बोला जाता था। डीपीएसई एक्ट के तहत यह नाम था, जो 1946 का एक्ट है, और वर्तमान में इसको सीबीआई बोला जा रहा है। ये कब से बोला जा रहा है? ये मित्रों 1963 से बोला जा रहा है। 1963 से इसको सीबीआई के नाम से जाना जा रहा है। केंद्रीय पुलिस स्थापना जो आप देख रहे हो, दिल्ली पुलिस के रूप में एक प्रकार से काम करती थी ये। फिर आप देख रहे हैं सीबीआई ने परंपरागत अपराधों की जांच करना कब शुरू किया, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। एक भ्रष्टाचार निरोधी जांच एजेंसी के रूप में शुरू करने वाली सीबीआई को समय बीतने के साथ साथ सरकार और न्यायाधीश के विभिन्न क्षेत्रों से पारंपरिक अपराध और भागलपुर, देखो ये देखना नोट करने वाला पॉइंट है, भागलपुर अखफोड़वा कांड और भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, आपको पता है। अब उस पे जांच बिठाई गई कि भोपाल गैस त्रासदी थी कि वो वाकई में घटना हुई है, या फिर उस पे कोई वो कुछ चाल थी वो, या कोई प्रैक्टिकल था, या उसको घटना नाम दिया गया है, या किसी की वो बनी बनाई साजिश थी, या कोई अनुसंधान किया जा रहा था जिसमें इतने लोग, बहुत सारे लोग मारे गए। तब वहां पर सीबीआई ने अपना अच्छा रोल निभाया था, और सीबीआई ने वहां पर निष्पक्ष जांच करके दिखाई थी। तभी से इसने परंपरागत काम करने शुरू किए थे।
1987 में यह निर्णय लिया गया कि सीबीआई के तहत 2 जांच प्रभाग अर्थात भ्रष्टाचार निरोधक प्रभाग और विशेष अपराध प्रभाग का गठन किया जाए। इसके बाद में सीबीआई भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों के अलावा परंपरागत अपराधों जैसे हत्या है, अपहरण है, आतंकवादी और अपराधी इत्यादि जैसी चुनिंदा मामलों की जांच का कार्य भी ये करने लग गई। इसके अलावा राजीव गांधी की हत्या हुई थी, राजीव गांधी की हत्या का कांड था, बाबरी विध्वंस का कांड था और जैसे राष्ट्रीय महत्व के बहुचर्चित मामलों की जांच के लिए समय समय पर स्पेशल सेल का भी गठन किया जाता है। हां मित्रों, सीबीआई के साथ स्पेशल सेल का भी गठन किया जाता है और आपको पता चल गया कहां कहां पर, जैसे भोपाल गैंग त्रासदी थी, राजीव गांधी हत्याकांड, बाबरी विवाद था, उस टाइम सीबीआई की एक बड़ी वास्तव में आवश्यकता पड़ी थी और एक निष्पक्ष निर्णय भी निकला था। सीबीआई की स्वायत्तता का मुद्दा क्या है, यानी सीबीआई पर भी सवाल उठ जाता है, क्या यह विश्वसनीय है, क्या आप इस पे विश्वास कर सकते हो। जैसे एसओजी है, इस पे विश्वास उठा हुआ है, यानी राजनेता भी कोई जब आंदोलन में आके बैठता है तो वो एसओजी की जान मांग ही नहीं करता, बोले एसओजी पे विश्वास ही नहीं है, क्योंकि वो तो मिली हुई है, क्योंकि वो नॉर्मल पुलिसकर्मी होते हैं, उन्हीं को एक टीम बनाई जाती है, वो तो वैसे ही मिल जाएंगे, तो वो मांग ही सीबीआई की करते हैं क्योंकि इस पे विश्वास अच्छा बना हुआ है। लेकिन फिर भी कई बार सीबीआई पे भी आरोप लगता है। सीबीआई पे किस प्रकार के आरोप लगता है, इसके पक्ष भी बताऊंगा, विपक्ष भी बताऊंगा, दोनों तरह की बात आपके सामने है। यह आरोप लगता है कि सरकार अपने विरोधियों को चुप कराने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग करती है, वैसे ही कहने के लिए सीबीआई एक लगभग स्वायत्त संस्था है। लेकिन वस्तुनिष्ठ स्थिति क्या है, ये भाई किसी से कुछ छिपी नहीं है, सबको पता है कि अंदर ही अंदर क्या काम होते हैं, राजनीति क्या होती है और प्रशासन क्या करता है, किसी से छुपा नहीं है, कौन क्या कर रहा है सबको पता होता है। सर्वोच्च न्यायालय अपनी एक टिप्पणी में इसे पिंजरे में बंद तोता भी बता, जब सर्वोच्च न्यायालय इस पे सवाल उठा गया, यानी डाउट तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क तो यहां पे भी लगता है, जो सर्वोच्च न्यायालय इसको पिंजरे में बंद तोता कह चुका है। देखा जाए तो दुनिया भर में सभी संस्थाएं किसी न किसी के प्रति जवाबदेही होती है, कोई कार्यपालिका की, कोई विधायिका की और कोई न्यायपालिका की प्रति जवाबदेह होती है। सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणी के बाद सप्रसंग सरकार के कार्यकाल के दौरान 2013 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता में सीबीआई जांच के मामले में व्यापक स्वायत्तता देने के उद्देश्य से 5 स्तरीय एक मंत्री समूह भी बनाया गया था। समझ में आ रही है बात, ये थी सीबीआई की स्वायत्तता। अब एक बात और उठती है, इसका पक्ष और विपक्ष। इसके पक्ष में भी बात उठती है कि ये कितनी विश्वसनीय है, विपक्ष में भी बात उठती है, दोनों के बीच के मध्य की बात भी उठती है, दोनों तीनों सारी बात रहती है। चलो पहले पक्ष देखो क्या कहता है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पूर्व महानिदेशक नवनीत राजन वासन की राय से सीबीआई ने वर्षों से एक स्वतंत्र उद्देश्यपरक और निष्पक्ष जांच एजेंसी के रूप में अपनी पहचान बना ली है। ठीक है, इसने जनता, न्यायपालिका और मीडिया का विश्वास जीता है, तभी तो संवेदनशील और जटिल मामलों की जांच सीबीआई के कराने की मांग बराबर की जाती है। यह बात तो सही है, देखो विश्वास तो है। आज जब भी जांच की बात आती है तो सीबीआई जांच की ही मांग आती है, विशेषकर वहां जहां सार्वजनिक सेवाओं में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं। उच्च मानकों और निष्पक्षता के साथ सीबीआई जांच इस संस्था के आंतरिक नियंत्रण, उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन तथा स्वतंत्र और ईमानदार राय को महत्व देने का परिणाम है। अभियुक्त का रसूख या किसी विशेष संगठन के साथ उसकी संबद्धता का जांच के संबंध में कोई महत्व नहीं होता। यह तो है भाई पक्ष की बात। अब विपक्ष की बात क्या कहती है जरा देखो। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण मानते हैं कि सत्ता में बैठी सरकार यह तय करती है कि सीबीआई कैसे कार्य करेगी। अब मैं तो यह बात नहीं कह रहा, कौन कह रहा है वो भी बता रहा हूं। कहीं ना कहीं हो सकती है भी सरकार सत्ता में बैठी है तो उसका दबाव भी हो, अब वो तय करेगी कि सीबीआई कैसे काम करेगी, सीबीआई कैसे कार्य करेगी, और उन चीजों से स्पष्ट हो जाता है कि क्या किया गया और क्या नहीं। उत्तर प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का मामला देखें। जब सत्ता में बैठी सरकार को उन पर दबाव बनाना होता है तो सीबीआई उनके खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही फिर से शुरू कर देती है। तो ये बात तो देखो विपक्ष और पक्ष दोनों की बात आती है, जायज बात है। तो दोनों तरह की बात मैंने आप सबके सामने यहां पर रखी है। फिर एक बात, क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा
सीबीआई जांच का आदेश दिया जा सकता है? चलो वो तो देख लेंगे, लेकिन एक मजिस्ट्रेट के द्वारा सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता। एक मजिस्ट्रेट के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो सीबीआई जांच का आदेश दे दे, वो तो नहीं दे सकता। अब ये क्या कहते हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ये स्पष्ट रूप से कह चुका है कि जब वह या उच्च न्यायालय यह निर्देश करता है कि एक विशेष मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए, तो डीएसपीई अधिनियम यानी 1946 का जो अधिनियम है उसके तहत किसी सहमति राज्य सरकार की आवश्यकता नहीं होगी। इस संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय वर्ष 2010 का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था, जिसके द्वारा वर्ष 2001 में पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के 11 कार्यकर्ताओं की हत्या की जांच का मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। गौरतलब है कि यदि अदालत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सीबीआई जांच का आदेश देती है तो अदालत भी यह शक्ति किसी अन्य प्राधिकरण संस्था की अनुमति पर निर्भर नहीं होती है। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स 2010 SCC 571 के मामले में अदालत ने यह अभी निर्णित किया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास सीबीआई द्वारा अपराध की जांच आदेश देने का अधिकार है। यानी साफ साफ तय होता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास सीबीआई जांच आदेश देने का अधिकार है, लेकिन एक मजिस्ट्रेट के पास में अधिकार नहीं है। मजिस्ट्रेट बोल रहा हूं, ओनली मजिस्ट्रेट वर्ड पे फोकस करना, मैं क्या बोल रहा हूं वो आपको देखना जरूरी है। तो ये थी मेरे मित्रों सीबीआई की पावर्स, ये कैसे कार्य करती है, सीबीआई क्या है और जिसे आप सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोलते हो, इसकी पूरी रूपरेखा क्या है। बड़ी बड़ी जो बात है रिलेटेड टू वो बातें जो आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हो और आपको कॉमन सेंस के बेस पे पता होनी चाहिए, दोनों तरह से बातें हमारी कवर है। फिर मिलूंगा नई जानकारी के साथ और नई टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।